एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे आप लोग के लिए एकदम फ्रेश टॉपिक, वेव्स। अब आपने सुना होगा एयर इज हियर देयर एवरीवेयर, वेव्स भी यही बोलती है, हर जगह वेव है, एवरीवेयर देयर इज वेव। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, हम जो मोबाइल वगैरह चलाते हैं कम्युनिकेशन में, इन सब में वेव्स का बहुत 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 बड़ा योगदान है। अब शुरू करते हैं कि आखिर ये वेव्स होती क्या है। कुछ दिखती है, कुछ नहीं दिखती है, ठीक है। तो वेव्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम वेव्स को कैसे समझते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। तो शुरू करते हैं। अब ये वेव्स होती क्या है? वेव्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। मान लो आपने कहीं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, अगर वो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर गया तो मैं उसको बोलता हूं वेव, राइट। अब क्या मैंने एक बॉल ली यहां पर और उस बॉल को मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, है ना। मान लीजिए कि मैंने एक बॉल ली ऐसे और उस बॉल को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अभी डिस्टर्ब कर दिया तो क्या बॉल इधर गुड़क के आ जाएगी, ऐसे यहां आ जाएगी इधर फाइनल पोजीशन पे। क्या ये वेव है? डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट हो गया। क्या ये वेव है? नहीं। अगर ये वेव नहीं है, इसका मतलब कुछ और ऐड करना पड़ेंगे मेरे को पॉइंट्स को क्लासिफाई करने में, इसको बताने में। चल, तो यहां पे बोला कि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फिनोमिना होते हैं, वेलोसिटी ले लो, एनर्जी ले लो, मोमेंटम ले लो, कोई भी अगर फिनोमिना है, अगर फिनोमिना ट्रांसफर हो रहा है, इफ द फिनोमिना इज ट्रांसफरिंग विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, फिनोमिना ट्रांसफर हो जाना चाहिए, आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या मोमेंटम ट्रांसफर हो जाना चाहिए। कोई भी फिनोमिना आपका ट्रांसफर हो जाए बिना मैटर के ट्रांसफर हुए, दैट इज कॉल्ड एज वेव। तो इसका एग्जांपल ये भी देते हैं बढ़िया, आपने कोलिजन में एग्जांपल सुना होगा ये वाला। मान लीजिए मैंने दो बॉल पास पास में रख दी, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैंने इसको यहां पे कुछ वेलोसिटी दी ऐसे, ठीक है, सारे आइडेंटिकल बॉल्स। अब अगर मैं 100% इलास्टिक कोलिजन मानता हूं, तो आपको पता है कि ये रेस्ट पे है। क्या होता है? वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब क्या होगा? ये मूव करने लग जाएगी, ये रेस्ट पे जाएगी, फिर ये मूव करेगी, ये रेस्ट पे जाएगी, ये मूव करेगी, ये रेस्ट पे जाएगी, ये मूव करेगी और आगे निकल जाएगी। तो यहां पे देखो, मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो बॉल जहां थी वहीं है, जो बॉल जहां थी वहीं है, लेकिन मैंने इसको वेलोसिटी v दी थी, फाइनली देखा कि वेलोसिटी यहां आ गई। तो इस तरह के फिनोमिना को, जहां पर हमारे फिनोमिना का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, हम उसको बोलते हैं वेव, राइट। अब वेव्स को हमने बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया है, हम समझते हैं वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। अब बच्चों, वेव्स को उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसके बिहेवियर के बेसिस पे, हमने डिफरेंट बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो जनरली एक ब्रॉड वे में हम वेव्स को क्लासिफाई करते हैं मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव्स, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन बताता हूं आपको। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम हमने वेव को दो तरीके से डिवाइड किया है, एक है मैकेनिकल और दूसरा है नॉन मैकेनिकल। अब बच्चों, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैकेनिकल मतलब जहां मीडियम का होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज रिक्वायर्ड। सच वेव्स आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। जो बिना मीडियम के नहीं चल पाती उसे मैकेनिकल नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव्स डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइट वेव लेता हूं, तो आपको पता है सन से आ रही जो लाइट है वो लाइट वेव है। अच्छा, वहां पर वैक्यूम में कोई मीडियम वगैरह कुछ नहीं, पर फिर भी आ रही है, इसका मतलब वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर रही है। तो ये मेरा नॉन मैकेनिकल का एग्जांपल हो जाएगा लाइट, ठीक है। अब मैकेनिकल का एग्जांपल क्या हुआ? मैकेनिकल का एग्जांपल हुआ साउंड वेव। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर मान लो मैं इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, कैसे?
आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सिर्फ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सुनाई देने के लिए आपको मैकेनिकल वेव चाहिए। साउंड इज मैकेनिकल वेव, बिना मीडियम के ये आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती पता है? ये जो एयर पार्टिकल्स है, ये मैं बोल रहा हूं यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट करो तो वाइब्रेट होते 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 आप तक जा रहे हैं वो, तो उस वाइब्रेशन को मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के वो पार्टिकल को वाइब्रेट नहीं कर सकते, अपन बात नहीं कर सकते। क्लियर? चलो, सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बेसिकली वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस अगर मीडियम के थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल्स खड़े बहुत सारे, ऐसे मान लो मैं 10 शक्तिमान खरीद के लाया, है ना, आपको पता है शक्तिमान वो होता है, हाँ, तो मैं 10 शक्तिमान लेके आया और मैंने ना लाइन से खड़े कर दिया उनको, ठीक, और सबको मैंने बोला कि अपने अपने हाथ एंटेंगल्ड कर लो, सबने एंटेंगल्ड कर लिए, सब शक्तिमान बन गए। ऐसे उन हाथ उठा के घुमाना नहीं है ना, गोल गोल नहीं घूमेंगे कोई भी, बस ऐसे कर देंगे। अब क्या हो रहा है, मैंने मान लिया कि ये जो 10% है वो कौन है? मीडियम है। ठीक है, मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल्स है, ऐसा मान लीजिए, मीडियम में प्रेजेंट पार्टिकल्स है। ठीक, चलिए, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार एक काम कर भाई, एक काम कर भाई, पहले वाले बंदे को बोला एक काम कर, तू नीचे बैठ ऊपर हो, नीचे बैठ ऊपर हो, कंटिन्यू होता रहना ऐसे। ठीक है, पूरा नीचे बैठना, पूरा ऊपर होना, फिर नीचे बैठना, पूरा ऊपर होना। ठीक, अब मैंने क्या कर रखा, हाथ है एंगल कर रखा है, तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो अपने बगल वाले को खींचूंगा, आजा बेटा, वो अपने पास वाले को खींचेगा, आजा बेटा, है ना। तो आपको देखिए यार, हमारा सर के ऊपर से कुछ निकल के चला गया, कुछ ट्रांसफर हो गया, ऐसा वेव जैसा दिखा, कंटिन्यूस करते आएंगे हम, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से नहीं हिले। ठीक है, अच्छा, जिस डायरेक्शन में वेव जाती है, जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। थोड़ा टेक्निकल टर्म बोलता है, अच्छा आता बोलने में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। ठीक है, तो आपको मान लो कि वेव जा रही है राइट डायरेक्शन में। अच्छा, दो अलग अलग फिनोमिना है यहां पर, एक तो पार्टिकल का मोशन अलग पड़ते हैं और वेव का मोशन अलग पड़ते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल कौन? शक्तिमान। अगर पार्टिकल ही शक्तिमान है और वेव कौन है? वेव जो ऊपर से निकल के चली गई, एनर्जी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, जो हमको दिखी नहीं। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल के मोशन में क्या 90 डिग्री का एंगल बना? पार्टिकल जा रहे थे ऊपर नीचे और वेव निकल गई इधर। सच वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। तो हमने यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के बेसिस पे वेव को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपकी जो मर्जी है वो बोलो, है ना, थोड़ी अंग्रेजी झाड़ना हो तो लॉन्जिट्यूडनल बोल देना, और नहीं नॉर्मली तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, अब क्या समझ में आया इसमें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये लिखता हूं पैरेलल, ये किसके बीच में? पार्टिकल और वेव के मोशन के बीच में। ठीक है, अब एग्जांपल दो, मान लो फिर से मैंने शक्तिमान खड़े कर दिए, सबके हाथ एंगल एक दूसरे के अंदर, सबने एक दूसरे के अंदर हाथ अंदर से फंसा रखे। अब मैंने बोला तुम ऐसे ऐसे मोशन करो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है? अभी भी पार्टिकल मूव कर रहा है अपनी जगह से, नेट डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है, वो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, पार्टिकल कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन हिल तो रहा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो जब ये इधर जाएगा तो अपने बगल वाले को खींचेगा, अपने बगल वाले को खींचेगा, तो आपको लग रहा है कि यार सबके सब ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, सबके सब क्या ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। तो बेसिकली पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है और ऊपर से कुछ एनर्जी निकलने जा रही है, वो भी यही, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो खेला खत्म। यही तो हमें चाहिए, हमें यही चाहिए कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल, देन दे आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। क्लियर? चलिए, थर्ड क्लासिफिकेशन आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, बचपन में हमने 1D 2D पढ़ा था, बड़े हो गए 3D भी पढ़ लिया, तो 3 डायमेंशन यूज करते हैं हम, x, y और z। ठीक है, चलिए, अब वेव को भी 3 क्लासिफिकेशन डायमेंशन की बेसिस पे किया है, 1D वेव, 2D वेव और 3D वेव।
1D वेव का एग्जांपल, मान लो मैंने स्ट्रिंग ली, एक धागा बांध दिया और धागे में मैंने पिचुक एक डिस्टरबेंस दिया, तो आपको पता है जो वेव है, जो एनर्जी वो जाती है, दिखेगी आपको सीधा। तो उस तरह की वेव को क्या बोलते हैं हम? वन डायमेंशनल वेव, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक, चलो अब 2D वेव क्या होती है? 2D वेव, मान लो कि मेरे को खुजाल हुई, पानी में पत्थर फेंक दिया, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यार वो यू रिपल्स फॉर्म करते हैं, देखे रिपल फॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है, सरफेस के ऊपर जो लेयर चल रही है, जो सरफेस के ऊपर लेयर चल रही है, वो आपको दिख रहा है कि यार सरफेस के ऊपर ऐसे बढ़ रही हो, ठीक है। तो क्या सरफेस के ऊपर वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक्स में भी बढ़ रही, वाई में भी बढ़ रही। तो जितनी भी वेव सरफेस के ऊपर चलती है वो सारी क्या है? 2D वेव। ठीक बात। अब 3D वेव क्या है? 3D वेव मतलब तीनों डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कोई वेव जनरेट कर रहा हूं, तो आप जितनी फ्रीक्वेंसी से, जितनी स्पीड से, जितने पिच से सुन रहे हैं, जितनी लाउडनेस से सुन रहे हैं, हर डायरेक्शन में जितने बंदे बैठे होंगे सबको बराबर बराबर मिल रही, ऊपर नीचे मान लो सबको बराबर, सबके ऊपर एनर्जी बराबर गिर रही है, सबके ऊपर इंटेंसिटी बराबर गिर रही है, अगर मैं सबकी डिस्टेंस सेम मान लूं तो, है कि नहीं? तो क्या हो रहा है कि मेरी जो वॉइस है वो सारी डायरेक्शंस में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फैल रही है। वेव जो निकल रही है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। सच वेव्स आर कॉल्ड एज 3D वेव्स। एग्जांपल ले लिया मैंने साउंड वेव, ठीक है। चलिए अगला क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम पूरे चैप्टर में दो तरह की वेव पढ़ेंगे, आधा पहले आधा बाद में, ऐसा ही होता है। और आधे में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव। नाम आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, लेकिन आपको समझना ये चीज क्या है। देखो कोई भी वेव है तो बेसिकली हम वेव की स्टडी क्यों करते हैं? पहली बात, हम वेव की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि वेव हमारे लिए काम की है और कुछ वेव्स हमारे लिए एनर्जी लेके आती है इधर से उधर। तो पूरी फिजिक्स में जहां भी फोर्स और एनर्जी और ऐसी टर्म आ जाती है, वहां पर हमारे लिए चीजें अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक बात। चलो तो क्या होता है कि मान लो मैंने एक स्ट्रिंग दी, ठीक है, स्ट्रिंग बांध दी ऐसे, वहां दीवार से बांध दी ऐसे स्ट्रिंग, और मैंने हाथ में धागा ले लिया ऐसे, और मैं ऐसे कर रहा हूं, कैसे किया मैंने, ऐसे उसको झटका दे दिया, ठाड़। अब क्या हुआ, झटका दे दिया तो मैंने एनर्जी दी मान लो 10 जूल। कितनी जूल? एनर्जी 10 जूल। अब एक बात बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन है, मेरे पास एनर्जी जो गई वो गई। मैंने एक बार वेव को एनर्जी दे दी तो वही तो एनर्जी आगे निकल गई, वो रामाई चलेगी क्या, नहीं रेल चलेगी, वही वाला सीन हो गया। तो भाई एनर्जी जा रही है, 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 मेरे को दिख रही जा रही है। और आगे जाके अगर मैं मानता हूं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है तो फिर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जैसे बहता जाएगा वाला, है ना। तो क्या होता है कि वो एनर्जी एक बार निकल गई एक पॉइंट से तो वो बढ़ गई, आगे बढ़ गई वो जिंदगी में। ठीक, चलो यूजुअली क्या होता है कि वो है ना अपने को जाके खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि लॉसेस वगैरह होते हैं, लेकिन हम लॉस का कंसिडर नहीं करें अगर, तो एक बार अगर जनरेट कर दी मैंने वेव तो वो फिर जाते ही जाएगा आगे तक। ठीक है, चलिए तो हमको जो फर्स्ट हाफ चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव का मतलब ही यही होता है कि वो प्रोग्रेस कर रही है जिंदगी में, और हम यूजुअली जिस चीज की स्टडी करते हैं वो होती है एनर्जी और मोमेंटम। तो एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है और मोमेंटम का भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब वेव है, उसके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, और ये ट्रांसफर भी कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। तो सच वेव्स आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। ठीक बात। चलिए अब अगला क्लासिफिकेशन आता है प्रोग्रेसिव वेव के बाद, इसी में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में प्रोग्रेसिव वेव, और सेकंड टाइप होता है स्टैंडिंग वेव्स। अब बच्चों स्टैंडिंग वेव्स का भी नाम आप सुनोगे जरूर, जब आप ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़ोगे आगे, अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे करके, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, जो अपना बांसुरी वगैरह बजाते हैं, है ना, तो वहां से जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी होता है, मोमेंटम भी होता है। वेव है तो एनर्जी तो होगा ना, उसमें एनर्जी के लिए करती हो। ठीक बात। तो एनर्जी भी होता है और वेव भी होता है।
लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करती अपनी एनर्जी। समझ में आ रहा? बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। एनर्जी तो है, मोमेंटम भी है, लेकिन ट्रांसफर का बोल दूं तो ट्रांसफर के लिए मना कर देते हैं। ट्रांसफर के लिए मना करते हैं। अगर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी होने के बावजूद अगर नहीं दे रहे हैं, तो ये स्टैंडिंग वेव बोलता हूं उसको। और अगर एनर्जी है, मोमेंटम है और ट्रांसफर भी कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। फंडा क्लियर है? फिजिक्स के फंडे के साथ अपना फंडा क्लियर रखो। चलो अब शेप ऑफ द वेव फ्रंट। बच्चों ये भी चीज आपकी एकदम नई चीज है कि यार ये वेव फ्रंट होता क्या है और हम पढ़े क्यों। देखो वेव फ्रंट का काम 12th में बहुत ज्यादा आएगा। वेव फ्रंट का काम 12th में बहुत बहुत ज्यादा आएगा और उसका बेसिक 11th है। अगर आपको ये वाला चैप्टर नहीं आता तो आपको 12th में वेव ऑप्टिक्स करके एक बढ़िया चैप्टर आता है, वो इतना डिफिकल्ट बन जाएगा कि आपको समझ ही नहीं पड़ेगी कि यार क्या चल रहा है जिंदगी में। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर ढंग से समझ लिया तो आपको 11th तो सुधरेगा ही सुधरेगा, 12th भी सुधरने की फुल गारंटी देती है। ठीक है, चलो ध्यान से। अब क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट को भी आप ऐसे समझ के चलो कि अगर जैसे आपने एसटीएम में पढ़ा है, अगर कोई इक्वेशन लिख दो y = a sin ओमेगा t, तो ये ओमेगा t क्या होता है, फेज होता है। ठीक है, तो वेव फ्रंट इज नथिंग, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज। अगर मैं सारे पॉइंट्स को ऐड कर दूं, अगर मैं सारे पॉइंट्स को ऐड कर दूं जहां पे फेज सेम है उस पर्टिकुलर वेव का, ठीक, तो उसको मैं बोलता हूं वेव फ्रंट। ठीक है, इसका अभी ज्यादा डीप में मत जाओ, बस ऊपर ऊपर नॉलेज ले लो इसका। अगर मान लो मेरा एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है, तो वेव कैसे जाएगी, ऐसे 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 वेव फॉर्मेट में बना देता हूं, है ना, ऐसे वेव जाएगी ये। अब इसका जो वेव फ्रंट बनेंगे वो इस तरह से बनते हैं, ये इस तरह सेम पॉइंट पे जिनके लोकस जिनका सब फेस सेम हो। ठीक है, तो ये सर्कल नहीं, क्या है, स्फीयर, तो ये बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा होता है ये, अगर मेरा सोर्स लाइन सोर्स हो ऐसा, ठीक है, लाइन सोर्स, जैसे मान लो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में लाइट नहीं कर रही, तो क्या होगा, लाइन सोर्स आ गया ऐसे। ठीक है, तो यहां पर इसमें लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, तो जो वेव फ्रंट बनता है वो सिलिंड्रिकल बनता है। वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, यहां पे स्फेरिकल, यहां पे सिलिंड्रिकल। ठीक, अब मान ली मेरी सोर्स इंफिनिटी पे, साउंड इनफाइनाइट से आ रहा है। अगर साउंड इनफाइनाइट से आता है तो हम जो वेव फ्रंट बनाते हैं वो बनाते हैं प्लेनर वेव फ्रंट। ये दिस व्हाट इज वेव फ्रंट, कौन सा, प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेन। तो हमारे पास तीन वेव फ्रंट हो गए, प्लेनर वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? तो आइए बच्चों, नाउ विल सी सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ये मेरी कोई वेव जा रही है ऐसे, ऐसे, राइट, कोई वेव चली। अब आपको पता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो हम यूज करें उसको एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लेकिन फिर से एक बार वेव में देख लेते हैं कि क्या चीज है एक बार और, राइट। चलो, एम्पलीट्यूड। अब आपको दिख रहा है कि ये जो यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ऐसे, ठीक है। मैं अभी कौन सी वेव ले लेता हूं, ट्रांसवर्स वेव। आपको पता है ट्रांसवर्स वेव में वेव इधर जाती है और पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं, है ना। अभी अपन ने देखा। चलो, अब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कोई पार्टिकल कितना ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम कोई पार्टिकल कितना ऊपर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा, सेम होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे। ठीक, क्या अभी ये पार्टिकल है, ये फोटो खींच ले, मतलब वेव जा रही है, मैंने फोटो खींच ली, फिर क्या होगा, वेव आगे बढ़ जाएगी, तो वेव आगे बढ़ जाएगी तो अभी ये सब ऐसे डायग्राम बनेगा, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, है ना। तो सबका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए ही होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज वेवलेंथ। नाउ द लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो लेंथ ऑफ द वेव कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ निकालने के दो तीन तरीके अच्छे देखो। ये
टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट को ट्रफ और क्रेस्ट बोलते हैं, है ना। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड। तो यहां से यहां तक भी लैम्डा हो गया, यहां से यहां तक भी लैम्डा हो गया, या फिर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी लैम्डा डिफाइन कर सकता हूं। अब एक बेसिक डेफिनेशन और बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आती है बच्चों, हाउ द वेवलेंथ इज डिफाइंड। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या? सेम फेज मतलब एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दोनों का सेम होना चाहिए। यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं एक पार्टिकल यहां लेता हूं तो इसका आइडेंटिकल पार्टिकल मुझे यहां मिलेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी मैं वेवलेंथ ही बोलता हूं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल विच आर इन सेम फेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट। थर्ड है हमारा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं? यहां से यहां तक वेव को जाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट से एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है। अब सिमिलरली एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक एक साइकिल, फिर यहां से यहां तक एक साइकिल, फिर यहां से यहां तक एक साइकिल, तो जितने टाइम में साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको मैं बोलता हूं टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो गई, एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, राइट। नेक्स्ट, वेव स्पीड। किस स्पीड से वेव जा रही है। अब बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि यहां पे हम दो चीज का स्टडी कर रहे हैं। एक तो वेव की स्टडी करेंगे और दूसरी स्टडी करेंगे पार्टिकल्स की, क्योंकि पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे ऐसे। ट्रांसवर्स वेव की बात करो तो पार्टिकल जाएंगे ऊपर नीचे और वेव जाएगी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो वेव स्पीड निकालते कैसे? हमको पता है वेव इधर जा रही है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां से यहां तक की अगर बात करो तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है मेरा लैम्डा। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, कैपिटल टी। स्पीड मान लो VW। अब मैं VW क्यों लिख रहा हूं, V क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने फिर से बताया आपको दो चीज की स्टडी करेंगे, पार्टिकल की और वेव की। तो जब भी मैं पार्टिकल की बात करूंगा तो VP लिखूंगा और जब भी मैं वेव की बात करूंगा तो VW लिखूंगा, ठीक है। चलिए, अब यार एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। याद है V इक्वल्स टू एफ लैम्डा कहां से आ रही है? यही तो है। देखो, वेलोसिटी ऑफ द वेव 1 अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, सो V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके। चलिए, अब एक चीज और देखो, मैं काम करता हूं, ये जो V वेव लिखा है मैंने, V वेव को लैम्डा बाई टी लिखता हूं, फिर लिखता हूं 2 पाई का मल्टीप्लाई करता हूं और 2 पाई का डिवाइड करता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको लिख दिया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई और इसका लिखा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब देखो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड होता है, या फिर 2 पाई बाय टी क्या ओमेगा होता है। मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा लैम्डा बाय 2 पाई ओमेगा, ठीक है। वी वेव। अब इसको मैं एक और स्टाइल में लिखता हूं, ये लिखता हूं 1 अपॉन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ओमेगा, ठीक है। अब लैम्डा की वेवलेंथ है, किसी पर्टिकुलर वेव के लिए इसकी वेवलेंथ तो कांस्टेंट होगी, है ना। तो इसको एक नया कांस्टेंट बोलता हूं, इसको बोलता हूं मैं k, where this k is called as wave number। याद रखना बच्चों, इस चैप्टर में हम k डिफाइन कर रहे हैं वेव नंबर, ठीक है। अब ये वेव नंबर क्या चीज होती है पता है? अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेव है, एक है ऐसे और दूसरी वेव ऐसी है, ठीक है। जिसका वेव नंबर ज्यादा होगा वो चिपक चिपक के चलेगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी।
और जिसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका के नंबर कम होगा, वो आराम से फैल के चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के नंबर। जिसका वेवलेंथ आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक ये वेवलेंथ है और यहां पे वेवलेंथ कितनी, इतनी सी है ना। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका के नंबर कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसका के नंबर ज्यादा। तो जब भी आपको दिख जाए के नंबर ज्यादा, इसका मतलब समझ जाना कि वो कंजस्टेड चलेगी, बिल्कुल चिपक के, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी। फिजिक्स के फंडे।